हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हमने परिवर्तनों पर बात की थी, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इनको पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशंस देखे थे जिनसे आपको पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जीआईसी नारायण बगर, यस गुलनाज, यस मैम। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बताइए। जिस अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक किसी उत्पादन का निर्माण कहते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया करके और एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको क्या कहा जा रहा है आपका? संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया थी आपकी, जिसमें क्या कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन वर्ड आपका कहाँ से आया है? कंबाइन से आया, और कंबाइन का मतलब है जुड़। जीआईसी नारायण बगर, एक बात बोली जा रही है आपको, बार बार बोली जा रही है कि डिस्टर्ब मत करिए, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। अभी भी पीछे मुड़कर बातें करेंगे, क्लासरूम से कभी भी उठकर बाहर चले जाएंगे, कभी भी एंटर कर लेंगे क्लासरूम में। ये दिखा रहा है आपका डिसिप्लिन कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में अपने स्कूल में भी ऐसे ही रहते हैं, और ये आप सारे स्कूल्स को दिखा रहे हो, जितने सारे स्कूल्स है ना यहाँ पर, उन सभी को दिखा रहे हो कि आप लोग ऐसे ही बिहेव करते हो। जब भी आपसे आपकी स्कूल में क्लास में टीचर्स क्वेश्चन करते होंगे, तो आप ऐसे ही उठ करके बाहर चले जाते हो। और फागलपुरमा की गर्ल्स दिखा रही है कि जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो आंसर करते हैं और डिसिप्लिन से क्लासरूम में बैठे रहते हैं। इतने छोटे बच्चे नहीं है हम कि बार बार टीचर्स को कॉल किया जाएगा, फिर वो हमें सही से बैठने को कहेंगे, तब हम सही से बैठेंगे। जीआईसी नारायण बगर, लगातार आप क्लास को डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमने देखा था, सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन होती है। सोडियम और क्लोरीन दो अभिकारक हैं और दोनों जुड़ करके एकल प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन आपने देखी थी। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका सेकेंड है, जिसमें कि हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन जो हमें गुलनाज ने बताया था, ठीक उसके विपरीत यहाँ पर हो। और क्या होगा, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। जीआईसी नारायण बगड़ और फागलपुरमा, कौन आंसर करेगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा? वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है? बताओ, ले लो माइक जल्दी से। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, संयोजन के ठीक विपरीत है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक अभिकारक होगा और जो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसको कहा जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वही डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, यानी किसी अभिकारक को ऊष्मा दी जा रही है और ऊष्मा देने के बाद वो टूट रहा है, दैट मीन्स उसको क्या कहा जाएगा? ऊष्मीय वियोजन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन उसे कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक था, अभिकारक जो अभिक्रिया से पहले हैं आपके पास, या जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, उनको अभिकारक कहा जाता है। सामान्य भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन लिखी गई है, समीकरण लिखी गई है, उसमें इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बाईं ओर है, वो अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट, ओके। और इसी एरो के जो दाईं ओर है, यानी राइट हैंड साइड में है, उनको क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है आपका, ठीक है ना। तो एक अभिकारक है, उस एक अभिकारक से दो आपके उत्पाद बन रहे हैं, इसी को क्या कहा जा रहा है? वियोजन अभिक्रिया कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। कौन बताएगा? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके
लवणीय विलयन से या फिर उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो उसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे नारायण बगल में हमें फ्रंट सीट में 3 लड़के दिख रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड। एक को मैंने एक्स नाम दे दिया, एक को वाई दे दिया, एक को जेड दे दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, वाई और जेड एक साथ बैठे, जिसमें एक्स और वाई क्या है, 2 तत्व है। क्या कहा मैंने, एक्स और वाई इनमें से 2 तत्व है। और वाई जो है वो अपने लवणीय विलयन में या किसी यौगिक के साथ, मतलब यौगिक बना के बैठा है जेड के साथ। यानी वो जो 3 लड़के हमें दिख रहे हैं ना, एक्स वाई और जेड, उनमें से वाई और जेड के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। एक्स क्या चाहता है, वाई को यहां से हटाना चाह रहा है। और एक्स कब हटा पाएगा वाई को, जब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। एक्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी तो वो वाई को वहां से हटा पाएगा। और वाई को हटा करके उसने क्या किया, जेड के साथ स्वयं बैठ गया और वाई को अलग कर दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला केमिस्ट्री में, एक्स और वाई आपके एलिमेंट्स है, क्या है, तत्व है। वाई जो है वो अपने यौगिक के रूप में है। ठीक है, जैसे एक्स यहाँ पर क्या है, जिंक है, जिंक आपका तत्व है। वाई यहाँ पर क्या है, सीयू यानी कॉपर, कॉपर भी तत्व है। लेकिन जिंक अकेले है तत्व के रूप में, जबकि कॉपर जो है वो यौगिक के रूप में। ठीक है, तो अभी जिंक कॉपर को क्या करेगा, यहां से हटाएगा। और कब हटा पाएगा, जब जिंक ज्यादा स्ट्रांग, बोला ना मैंने, यहां पर स्ट्रेंथ से मतलब है आपका अभिक्रियाशीलता से। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए उसने क्या किया, उसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, और उसके स्थान पर स्वयं आ गया और अपना एक यौगिक या लवणीय विलयन बना लिया। समझ आया। तो इसका अर्थ है जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगी। जब हमने बोल दिया है एक्स ज्यादा स्ट्रांग है, वाई कम स्ट्रांग है, तो अभी अगर एक्स जेड साथ में बैठे हैं, वाई अगर एक्स को हटाना चाहता है तो नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बोल दिया ना, एक्स ज्यादा स्ट्रांग, यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो वो कॉपर को विस्थापित कर सकती है। लेकिन कॉपर चूंकि कम अभिक्रियाशील है जिंक की तुलना में, तो वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक सक्रियता श्रेणी आपको दी गई है, उस श्रेणी में तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी जो तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको सबसे ऊपर रखा गया, और जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है वो सबसे नीचे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तत्वों की क्रियाशीलता घटती है। तो कोई भी तत्व अपने से ऊपर स्थित तत्वों को विस्थापित नहीं कर पाता है। जैसे जिंक है ना, तो जिंक से ऊपर जो भी तत्व होंगे, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, उनको यह विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंक के नीचे जैसे कॉपर है, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, आपका आयन होगा, तो इनको ये विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा, जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और अपना एक सोल्यूशन बना देती है, दैट इज ZnSO4, जिंक सल्फेट का जो विलयन होगा। सेम यही आयन के साथ होता है, आयन भी कॉपर से, लोहा जो है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, तो लोहा क्या कर रहा है, कॉपर को यहां से विस्थापित कर रहा है, फेरस सल्फेट अपना एक यौगिक बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए थे। देन डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, बहुत अच्छा डिटेल से समझना है तो एलएमएस पे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, विस्थापन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ये आप कह सकते हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। GGIC फागलपुर में लास्ट बेंच पे जो 2 गर्ल्स बैठी हैं, क्या आप दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। मैं पूछूंगी आयन क्या होते हैं, कौन बताएगा आयन क्या होते हैं। आयन किसे कहते हैं, आयन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर वो उसका दान करता है तो उसके कारण उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, और वही आवेशित परमाणु फिर क्या कहलाता है, आपका आयन।
ठीक है ना। तो जब आयनों का आपस में आदान प्रदान अभिकारक करते हैं, उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है BaCl2 और Na2SO4, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपके पास था। हुआ क्या होगा यहाँ पर, बेरियम जो है आपका वो पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, Cl क्लोराइड आपका नेगेटिव आयन होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये आयन में टूटते हैं अपने। अब क्या होगा, आपको पता है पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा, तो Ba जो है वो SO4 से जुड़ेगा और Na जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ेगा। तो अभी दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए जो कि क्या है, बेरियम का सल्फेट और सोडियम का क्लोराइड। तो इन दो अभिकारकों ने क्या किया, अपने आयनों का आदान प्रदान किया, आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज किया, और उस एक्सचेंज के बाद क्या बने, आपके दो नए प्रोडक्ट बने जो कि क्या थे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यही क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था जहां पर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है या उपचयन भी आप इसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हो रहा है तो वो भी उपचयन होगा। रिडक्शन क्या है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का हटना, ये भी क्या है आपका। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ओके, देन रेडॉक्स क्या है, रेड प्लस ऑक्स, ठीक है ना। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। जिस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलेंगे, यानी उपचयन और अपचयन एक साथ होंगे, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, देन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन आई थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है आपके पास अमोनिया, अमोनिया को हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तब वो डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, यही क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो हम रिएक्शंस का टाइप पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते, ठीक है ना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे। देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, वेयर हीट इज रिलीज्ड, जहां पर ऊष्मा बनेगी। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। ऊष्मा शोषी, देखो नाम से ही समझ आता है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी अभिकारक को ऊष्मा देंगे और तब वो उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, जैसे आप कई चीजों को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद रिएक्शन होगी, प्रोसीड कर दिया आगे को, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी, ऊष्मा क्षेपी मैंने क्या कहा, ऊष्मा शोषी के ठीक विपरीत होगी। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण हुआ, यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी, और उत्पन्न कहाँ होगी, उत्पाद के साथ में होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उनको क्या कहा जाता है, आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो रिएक्टेंट था, उससे प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट के साथ हीट यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी आपकी। ठीक है ना, जैसे दहन की अभिक्रियाएं जो भी होती है ना, दहन यानी कंबशन, आग जलना जैसे दहन है, तो जब आग जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा। तो किसी भी चीज का जब दहन होता है तो वहां पर ऊष्मा आपकी उत्पन्न होती है। इसके अलावा श्वसन जो आपका हो रहा है वो भी कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी एक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जहां पर अवक्षेप बनेगा उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन बताएगा क्या होता है, ये तो 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है ना समझ में, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनते हैं, बस बहुत आसान सी अभिक्रिया है। एक अम्ल लिया एक क्षार लिया, मिला दिया दोनों को, क्या करेंगे, दोनों दोस्ती करेंगे,
और दोस्ती करके 2 नए प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन कौन से? एक कोई लवण बनेगा और उसके साथ साथ जल बनेगा। जैसे हमारे घर में कौन सा लवण है बताओ? साधारण नमक, NaCl, है ना? जो व्हाइट कलर का सॉल्ट दिखता है ना किचन में, वो क्या है? साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड। तो वो एक लवण है। क्या है? लवण है। वो कब बन रहा है? जब एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। और कौन सा अम्ल कौन सी क्षार से अभिक्रिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है। और इसको क्या कहा जाता है आपका? कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और जिसमें क्या बन रहा है? लवण NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ क्या बन रहा है? जल बन रहा है। इसको क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अम्ल उदासीन हो रहा है क्षार के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है? या आप क्या बोलेंगे? अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करके क्या हो रहे हैं? उदासीन हो रहे हैं, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ओके, चलिए, तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था अपना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद मैंने आपको बोला था कोरोजन, संक्षारण आप लोग पढ़कर आएंगे, देखकर आएंगे। बोलो संक्षारण किस किस को पता है? हैंड रेज करो, क्या होता है संक्षारण? वेरी गुड। पिछली क्लासेस में भी आप संक्षारण को पढ़ते हैं, ठीक है ना? संक्षारण को पहले केमिकल चेंज पढ़ते हैं आप लोग, चेंजेस पढ़ा आपने फिजिकल और केमिकल चेंज, तो वहां पर आप लोग रस्टिंग को पढ़ते हैं और कोरोजन को पढ़ते हैं। कोरोजन एक प्रक्रिया है, ठीक है? क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जहां पर कि कोई जो धातु है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर रही है, ठीक है? देखो, कोई भी धातु है, हमारा जैसे एनवायरनमेंट है ना, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। जैसे एयर है, तो एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण है हमारी जो वायु है। तो उस वायु में ही ऑक्सीजन भी है। इसके अतिरिक्त क्या है? जलवाष्प की बात हम लोग करते हैं, वाटर वेपर है वहां पर, है ना? तो वही चीजें क्या कर रही है? धातु से अभिक्रिया कर रही है, और धातु की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होने लग जाती है? खराब होना शुरू कर देती है, ठीक है? कोई भी धातु है, उसकी ऊपरी सतह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ रही है, और धीरे धीरे वो क्या कर रही है? ऊपर की जो सतह है उसकी, वो खराब होना शुरू कर रही है। इसी को कोरोजन कहा जाता है। इसी को थोड़ा आप अच्छी टर्म्स में लिख देंगे, वो डेफिनेशन बन जाएगी। और कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग, जंग लगना। लोहे की धातुएं, सब लोहे के सामान सबने देखे होंगे, वस्तुएं, अलग अलग सामान देखा होगा घरों में, उनके ऊपरी ऊपरी जो लेयर होती है, परत होती है, वो खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। उसमें एक लाल भूरे रंग की परत बनने लग जाती है। तो वो क्या है? वो जंग की परत है। जंग एक आपका नया पदार्थ होता है, जहां पर जो वस्तु थी, उस वस्तु का जो लोहा था, वो लोहा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से और नमी से आपका संपर्क कर रहा है, और संपर्क करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद, उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि एक नया पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। जैसे लोहे की एक वस्तु है, ठीक है? ये कहीं खुले में रखी हुई, ठीक है? अब ये क्या कर रही है? एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, उससे अभिक्रिया कर रही है, और उसके साथ साथ जो वाटर वेपर है, जल की जो बूंदे हैं ना बाहर, नमी जो है H2O, उससे भी अभिक्रिया कर रही है। ये क्या है? ये लोहा है, आयन, Fe। तो ये इनसे अभिक्रिया कर रहा है, तो इसकी जो ऊपरी सतह होगी उस पर आयन के ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी, ठीक है? जो क्या है? जंग है आपका। क्लियर? तो उसको रस्ट कहा जाएगा। कोरोजन एक प्रक्रिया है जिसमें हम सारी धातुओं को लाते हैं। जैसे तांबे के बर्तन देखे होंगे आप लोगों ने, जो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उनपे हरे रंग का हो जाता है। चांदी की चीजें देखी होंगी, जो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश होने लग जाते हैं, काले रंग का की परत आने लग जाती है। तो वो सारा क्या है? संक्षारण है। और संक्षारण का उदाहरण क्या है? जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। सो व्हाट इज कोरोजन? Corrosion is the process of slowly eating up metals by gas and water vapor present in the atmosphere due to the formation of certain compounds like oxide, sulfides, carbonates, etc. क्या कहा गया? कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि धीमी है, एक धीमी प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया जिसमें धीरे धीरे मेटल क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। किसके द्वारा? जब वो गैस और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। समझ रहे हैं?
हम लोग कोई भी लोहे का सामान लेते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, उस पर पेंट कर देते, गैल्वेनाइज कर लेते हैं, हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं उसकी। तो क्यों कर रहे हैं? ताकि उसको जंग से बचा सके। अगर उस पर जंग लग गया, कोरोजन उसका हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, और ये समाप्त कैसे हो रही है? जब ये अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या फिर नमी जो है उसके साथ संपर्क में आने पर उसके साथ अभिक्रिया करके एक परत अपने ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना। देन व्हाट इज रस्ट? कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अगर लोहे का संक्षारण हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जंग लगना कहा जाता है, ठीक है। संक्षारण एक प्रक्रम है जिसमें धातुएं क्या हो रही है, खराब हो रही है अपने बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ संपर्क में आने पर। लेकिन अगर उसी संक्षारण को हम लोहे के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो उसको जंग लगना कहा जा रहा है। When iron comes in contact with oxygen in presence of moisture, water, a reddish brown coating is formed on the surface of iron which is called rust. ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है? जंग लगना तो एक प्रक्रम है, तो लेकिन जंग एक पदार्थ होता है जो लोहे की ऊपरी सतह पर जो नया पदार्थ बना है ना उसको जंग कहा जा रहा है। देखना लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, तो वही क्या है, जंग है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। कोरोजन यानी कि संक्षारण, ठीक है। और संक्षारण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने बाह्य वातावरण में उपस्थित गैसों मेनली ऑक्सीजन व जल से अभिक्रिया करती है तथा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और दूसरा क्या है? रस्ट यानी जंग। जंग को क्या लिखेंगे आप लोग? लोहे का संक्षारण लोहे का संक्षारण, जंग लगना कहलाता है, ठीक है। नोट नहीं कर रहे ना अभी भी, देखे ही जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, देखने से याद नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, बस यही याद रहेगी ये पिक्चर, ये सारी चीजें भूल जाओगे। लिख लेंगे तो घर जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर याद हो जाएगा। चलिए, तो आने वाले सेशन में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। संक्षारण क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होती है आपकी, ठीक है ना। रेंसिडिटी को पढ़ने से पहले आज एक चिप्स का पैकेट लेना, नमकीन का पैकेट लेना, वो देख लेना, ठीक है, कि उसमें गैस है, गैस क्यों भरी गई है, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, और घर जाके लोहे का कोई सामान होगा उसको ध्यान से देखना, उस पर कहाँ पर जंग लगा है और कौन सी लोहे की वस्तु ऐसी है जिसको जंग लगने से बचाने के लिए घर वालों ने क्या क्या उपाय और क्या क्या चीजें अपनाई, उन्हीं पर हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीजीआईसी फागल पुरमा के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। और जीआईसी नारायण बगड़ के बच्चों ने भी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो रिस्पॉन्स करना है, आंसर करना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।